बायोलॉजी के सभी छात्रों एवं सभी शिक्षकों जो भी इस सेशन को वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उन सभी का स्वागतम। पिछले सेशन में मैंने मेंडल्स के नियमों का और उसके एक्सेप्शंस का अपवादों का जिक्र किया था। अब उन्हीं नियमों पर आधारित हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप एंटीजेंस का निर्माण होता है, उसका भी इनहेरिटेंस होता है, माता पिता से संतानों में ये जाता है। तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आमतौर से किसी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण बाहरी कोई केमिकल हमारे ब्लड में चला आता है और ब्लड में पाए जाने वाले विभिन्न प्रोटीन फैक्टर्स से प्रतिक्रिया करने लगता है। एलर्जिक रिएक्शन, लहर जलन, ब्लड के जहाँ तहाँ जमने की घटना होने लगती है। तो उन पदार्थों को हम एंटीजन कहते हैं, जीवन विरोधी। अब इसमें कोई अगर एलर्जी उत्पन्न करता है तो उसको एलर्जन, और कोई हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग निरोधी क्षमता वाला सिस्टम को प्रभावित करता है तो उसको इम्यूनोजेन कहा जाता है। यानी एंटीजन के दो प्रकार होंगे, एलर्जन और इम्यूनोजेन। अब ये तो सामान्य बात हुई कि प्रोटीन बाहरी चीज़ है, आमतौर से वायरस बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में आता है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए ये सब एंटीजन का काम नहीं करते हैं। अब हमारे आरबीसी की सतह पर, आरबीसी के मेम्ब्रेन के सरफेस पर कुछ ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का अलग होता है। तो एक के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन दूसरे के लिए अनजान और दूसरे के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन पहले के लिए अनजान होगा। तो अगर इनका ब्लड एक से दूसरे में दिया जाए तो ये प्रोटीन प्रतिक्रिया करेंगे, यानी एंटीजन का काम करेंगे। कोई भी अनजान प्रोटीन एंटीजन का काम करता है। तो इस विशेष प्रोटीन को ब्लड ग्रुप एंटीजन नाम दिया गया। अब इसमें सबसे प्रमुख है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में एक जीन है आई नामक, उसके 3 एलेल होंगे, ए, बी और ओ। आई क्यों नाम पड़ा? तो आई का पूरा मतलब हुआ आइसो एग्लूटिनोजेन, रक्त को जमाने वाला एक समान प्रकार का पदार्थ जो एंटीजन का एक दूसरा नाम हुआ। अब इस तरह से 3 एलेल हो गए, आई ए, आई बी और आई ओ। हमने कहा कि ए और बी दोनों क्या है, तो ये दोनों कोडोमिनेंट है और ओ है रिसेसिव, इसलिए वह ए और बी के सामने प्रकट नहीं होगा। अब कोडोमिनेंस के कारण थोड़ा सा मेंडल का नियम जो पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कोडोमिनेंस का, उसमें भी ब्लड ग्रुप ए बी ओ की चर्चा किए थे। तो ए और बी के बीच अगर विवाह होता है तो उनके संतान में दोनों एंटीजन बन सकते हैं, यानी वह ए बी ग्रुप होगा। तो यह एक मल्टीपल एलेल का केस है जिसमें 3 तरह का एलेल एक ही जीन का 3 रूप है, और कोडोमिनेंट है क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र होकर अपना अपना एक्सप्रेशन करते हैं, अपना अपना एंटीजन बनाते हैं। अब इस तरह से इनके कारण 4 तरह का ब्लड ग्रुप बनता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। लेकिन ए और बी ग्रुप के 2 अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं। प्योर फॉर्म में होमोजाइगस
और इम्प्योर फॉर्म में हेट्रोजाइगस। मतलब ए होमोजाइगस, AO हेट्रोजाइगस, BB होमोजाइगस और BO हेट्रोजाइगस। AB ग्रुप हमेशा हेट्रोजाइगस होगा, A और B दोनों रहेगा, और O ग्रुप हमेशा होमोजाइगस होगा। यानी इस 4 ब्लड ग्रुप के 6 जीनोटाइप होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण मेडिकल के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब एक बात ध्यान देने का है, आप खुद भी किसी ब्लड ग्रुप को लीजिए, ये 6 तरह का आपको बताया गया कि जीनोटाइप है। किस किस जीनोटाइप का आपसे वैवाहिक संबंध होता है वह सोचते हुए, मन में कल्पना करते हुए, कितने तरह के गैमीट और कितने तरह के जायगोट बनेंगे, इसका एनालिसिस करते हुए कृपया प्रैक्टिस कीजिए। मैं 2 परिस्थितियों का यहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि यदि एक व्यक्ति AB ग्रुप का है, उसकी शादी किसी भी ग्रुप के दूसरे व्यक्ति से होती है, तो उसकी संतान कभी भी O ग्रुप की नहीं होगी। अगर हस्बैंड AB ग्रुप है, वाइफ O ग्रुप, हस्बैंड O ग्रुप है, वाइफ AB ग्रुप, कभी भी उनको O ग्रुप की संतान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो AB ग्रुप है कोडोमिनेंट, तो उसके गैमीट में 50% में A जाएगा और 50% में B, ये दोनों डोमिनेंट है। तो अगर यह O ग्रुप वाले गैमीट से भी अगर फर्टिलाइज करता है तो AO बनेगा या BO बनेगा। यानी AB का संतान 50-50% A या B बन जाएगा। लेकिन O तो तभी उत्पन्न होगा जब वह प्योर होमोजाइगस OO हो, IO हो, और होमोजाइगस तभी होता है जब दोनों पेरेंट से वह आए। तो दोनों पेरेंट से कैसे आएगा? एक पेरेंट तो है AB, उसमें तो O है ही नहीं। इसलिए AB वाले ग्रुप के व्यक्ति को कभी भी O ग्रुप की संतान नहीं होती है। अब दूसरी परिस्थिति देखिए कि यदि एक पेरेंट A ग्रुप के है, दूसरा पेरेंट B ग्रुप का है, तो क्या इनकी संतान O ग्रुप हो सकती है? तो हम एक्सट्रीम कंडीशन मानेंगे। O ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि दोनों ही पेरेंट से O आना चाहिए। यानी एक पेरेंट होंगे हेट्रोजाइगस AO और दूसरा पेरेंट अगर है हेट्रोजाइगस BO, तो 25% संतान को O ग्रुप होगा और बाकी 75% में 25% A ग्रुप का, 25% B ग्रुप का और 25% AB ग्रुप का होगा। आप इनके गैमीट बनाकर देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन करा के देख लीजिए। A और B 2 तरह के स्पर्म्स को आप किसी भी अन्य तरह के ओवम से फर्टिलाइज करा के देखिए, आपको O ग्रुप नहीं मिलेगा जब तक कि दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस नहीं होंगे। तो चांस ऑफ O ग्रुप कितना है? तो 25%। अब लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में मंकीज के अंदर, रिसस मंकीज के अंदर एक एंटीजन खोजा जो आदमी में भी पाया जाता है। इसका नाम रखा गया मंकी के नाम पर RH एंटीजन। जिस व्यक्ति के अंदर यह एंटीजन बनता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें नहीं बनता है उसे RH निगेटिव कहते हैं। तो वह चारों ब्लड ग्रुप AB, AB और O प्लस और माइनस के आधार पर 2-2 सब क्लासेज में बंट गए। 4 क्लास, प्रत्येक के 2-2 सब क्लास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब RH एंटीजन के भी कई प्रकार होते हैं। ABCD ऐसे उनका नाम रखा गया है। इन कई प्रकारों में जो RH-D एंटीजन है वह सबसे शक्तिशाली है, वही प्रतिक्रियाशील है। अब कोई एक व्यक्ति अगर RH निगेटिव है तो उसके अंदर
RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी पहले से जन्म से बन के नहीं रहता है। किसी कारणवश धोखे से अगर उसके अंदर RH पॉजिटिव ब्लड आ जाए, थोड़ा ब्लड आ जाए, तो प्रतिक्रिया होगी और वह व्यक्ति 3 दिन के अंदर anti-RH एंटीबॉडी बनाने लगेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ गया और रिएक्शन होते ही ट्रांसफ्यूजन नहीं रोका गया तो यह खतरनाक जानलेवा हो सकता है। अब एक विशेष परिस्थिति देखिए, अगर एक महिला RH निगेटिव है, ABO सिस्टम में कोई भी ग्रुप हो लेकिन वह RH निगेटिव है, हमारे भारत की आबादी में 40% लोग RH निगेटिव होते हैं, तो महिला RH निगेटिव हो सकती है। अब उसका विवाह एक RH पॉजिटिव व्यक्ति से हुई तो कम से कम 50% तो चांस है कि उसकी पहली संतान RH पॉजिटिव होगी। 50% चांस कम से कम होता है, क्योंकि वह पुरुष प्लस माइनस हेटेरोजाइगस होगा तो 50% और प्लस प्लस होमोजाइगस होगा तब तो 100%। तो पहली संतान का वृद्धि विकास सब कुछ नॉर्मल होगा, लेकिन जब बच्चे का जन्म होने लगेगा, प्लेसेंटा घायल होगा, तो उस समय बच्चे के अंदर का थोड़ा ब्लड टूटे हुए प्लेसेंटा से पार कर माँ के ब्लड सर्कुलेशन में जा सकता है। और अगर वह थोड़ा सा भी ब्लड माँ के सर्कुलेशन में चला गया तो 3 दिन के अंदर माँ anti-RH एंटीबॉडी बनाने लगेगी। पहला संतान जन्म होगा नॉर्मल, लेकिन उसका RH पॉजिटिव ब्लड माँ के अंदर थोड़ा सा चला जाएगा, इसलिए माँ RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगी। अब दूसरी संतान भी 50% चांस है कि पॉजिटिव हो, तो जैसे ही प्लेसेंटा बनेगा, बच्चे के अंदर ब्लड का निर्माण शुरू होगा, माँ के सर्कुलेशन से एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के ब्लड में मिलेगा और उसके कारण वहाँ प्लेसेंटा पर ब्लड जम जाएगा। ब्लड के जमने से ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा और बच्चे का डेथ हो जाएगा। तो इस घटना को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस या फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो ABO सिस्टम में अगर फर्क होता है तो ऐसी घटना नहीं घटती है, क्योंकि ABO सिस्टम का एंटीबॉडी बड़ा होता है, कम से कम 180 किलो डाल्टन उसका 1 यूनिट का वेट है, मोलेकुलर वेट है, लेकिन इस एंटीबॉडी का वेट 140 किलो डाल्टन है, छोटा है, 40 किलो डाल्टन कम भार है, इसलिए प्लेसेंटा से डिफ्यूज कर जाता है और बच्चे का डेथ हो जाता है, दूसरे बच्चे का, पहले का नहीं। तो इससे बचा कैसे जाए? तो जैसे ही किसी डॉक्टर को पता चलता है कि यह लेडी RH निगेटिव है, हस्बैंड अगर अपना ब्लड जांच करावे ना करावे, लेकिन कि बच्चे का जन्म होते ही वह बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर RH निगेटिव मदर का बच्चा RH पॉजिटिव है तो तुरंत उसको anti-D एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि वह सीधे प्रतिक्रिया कर जाए एंटीजन से और उसे नष्ट कर दे और एंटीबॉडी निर्माण का कोई अवसर नहीं मिले। यह एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी है, जैसे कि सांप के काटने पर सांप के एंटीजन को नष्ट करने के लिए हम एंटीवेनम का इंजेक्शन देते हैं, वैसे ही यहाँ पर anti-D का इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी संतान भी अगर RH पॉजिटिव हो तो फिर ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर माँ निगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है तो माँ anti-RH एंटीबॉडी बना सकती है। इसे रोकने का एकमात्र उपाय है कि anti-D इंजेक्शन दिया जाए,
अगर नहीं दिया जाए तो दूसरी संतान अगर पॉजिटिव डेवलप करेगा तो उसका डेथ हो जाएगा। इस घटना को हम लोग बोले एरिथ्रोब्लास्टिक फीटलिस। अब एक और ब्लड ग्रुप की चर्चा होती है MNO सिस्टम। मोटे तौर पर तो ये ABO सिस्टम की तरह है। लैंडस्टीनर और लेविन ने 1927 में इसकी खोज किया था, लेकिन यह कम रिएक्टिव है और पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता है। यह सिर्फ कुछ ही जगह पर वहाँ के लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन, इनुइट पॉपुलेशन में, अलास्का में, ग्रीनलैंड में और कनाडा में मिलते हैं। बाहरी दुनिया में ये नहीं है। इसका निर्माण करने वाला जो जीन है वह क्रोमोसोम 4 पर बसा हुआ है। इसके भी 3 एलेल M टाइप, N टाइप और O टाइप होंगे। इस जीन को L जीन कहा गया, तो LM, LN और LO ये 3 एलेल होंगे। तो जो मैंने कहा इनुइट पॉपुलेशन ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में, वहाँ MN और MM ग्रुप खूब मिलते हैं, लेकिन उस देश के बाहर ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा रेयर है। इसलिए मेडिकल व्यू से इसका उतना महत्व नहीं है। तो इस तरह आपने 3 तरह के ब्लड ग्रुप और उसके माता पिता से संतानों में इनहेरिटेंस का अध्ययन किया। अब इन सारे चैप्टर्स जिसका आपने अध्ययन किया है उस पर क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।